गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर नितेश कुमार, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, फोर्ड हॉस्पिटल और मेडिपार्क हॉस्पिटल पटना। आज आपके समक्ष कुछ प्रोस्टेट या जो बीपीएच बोलते हैं, प्रोस्टेट बढ़ गया, उससे क्या बीमारियां होती है, क्या तकलीफ़ होती है, इसके बारे में कुछ छोटी मोटी बातें बताने आपके समक्ष आया हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको जाननी पड़ेगी कि हमारा यूरिनरी सिस्टम कैसा होता है। यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये किडनी होता है, किडनी के बाद एक यूरेटर बोलते हैं, एक जो पाइप है जो किडनी और पेशाब की थैली को कनेक्ट करता है। उसके बाद नीचे ये जो छोटी सी ग्लैंड है, इसको प्रोस्टेट बोलते हैं, जिसके अंदर से पेशाब की नली आती है। अगर उसको पूरा डिटेल में देखें तो इस तरह से ये आपका पेशाब का थैली हो गया, पेशाब की थैली के बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, और ये जो पेशाब पतला जो है पेशाब का रास्ता होता है। और क्योंकि पेशाब की नली जो है वो प्रोस्टेट के रास्ते से आती है, तो प्रोस्टेट के बढ़ने के बाद तकलीफ़ होती है। जैसे ये आप देख रहे हैं, पेशाब की थैली है, ये प्रोस्टेट है और बीच में से पेशाब की नली आती है। अब परेशानी क्या होती है कि जब नॉर्मल उम्र कम रहती है, 30 साल 40-50 साल तक मोटा मोटी लोगों की प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो छोटा रहता है, पेशाब की नली अच्छे से रहती है, दबती नहीं। मगर वही उम्र हो जाने के बाद क्या होता है कि ये जो प्रोस्टेट होता है ये बड़ा हो जाता है। बड़े होने उसमें नोड्यूल्स बनने लगते हैं, गांठें पड़ने लगती है। उस गांठों के कारण पेशाब की नली जो है दब जाती है। दबने के कारण सारी समस्याएं चालू होती हैं। अब ये जो है दबना दो तरह से दब सकता है, एक है कि बाहर से दब रहा है, एक है कि पेशाब की नली के अंदर भी बढ़ता है। तो अब इससे परेशानी क्या होती है वो समझिए। बीपीएच को बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, और ये एक कॉमन बीमारी है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोस्टेट हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सभी में रहता है, प्रोस्टेट बस बढ़ जाता है। अब है क्या कि इससे परेशानी क्या होती है जब प्रोस्टेट बढ़ता है, तो क्योंकि पेशाब की जो नली है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से जाती है, तो जब जाती है उसके कारण पेशाब रुकता है। अब मान लीजिए इधर से पेशाब रुकेगा तो पेशाब की थैली में पेशाब भरेगा, पेशाब की थैली इधर भरेगी तो ऊपर प्रेशर जाएगा, इसके कारण परेशानी होती है। और जैसे आप टंकी हो गई और नल हो गया, उस तरह से ये दोनों काम करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल है जो पेशाब को रोकता है, और ये जो है ये पेशाब को जमा करता है और पेशाब को दबा के प्रेशर देके बाहर निकालता है। अब अगर मान लीजिए कि इसमें रुकावट है तो परेशानी होगी। परेशानी होने से पेशाब पूरा बाहर निकलेगा नहीं, पेशाब क्या होगा, हमेशा इसमें जमा रहेगा। और जो हमारा काम रहता है, पेशाब की थैली और पेशाब का रास्ता, ये सब एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करता है। मतलब जब पेशाब जमा करना होगा तो ये सिस्टम रिलैक्स होगा, ये बड़ा होगा और ये बंद रहेगा ताकि पेशाब जमा हो। जब पेशाब करना होगा तो ये नली पेशाब की थैली सिकुड़ेगी, दबाव बनाएगी और इधर से पेशाब निकलेगा ताकि पेशाब हो सके, और ये भी ढीली होती है। मगर अगर प्रोस्टेट है, बड़ा है, तो परेशानी होती है। दो तरह से परेशानी होती है। एक, इसमें प्रोस्टेट के अंदर मांसपेशियाँ रहती हैं, वो मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं, सिकुड़ने के कारण एक डायनेमिक दबाव बनता है। डायनेमिक दबाव मतलब जब पेशाब करने जाते हैं तब वो सिकुड़ जाती है, तब पेशाब का फ्लो रुकता है। और दूसरा होता है कि अपने आप जो बढ़ा हुआ है, जो बड़ा हुआ है, बढ़ने के कारण एक स्टैटिक परेशानी होती है, जो कि लंबी समय दवाइयों से ठीक होती है। अब परेशानियां क्या क्या होती हैं, कब आप समझें कि हाँ आपको प्रोस्टेट की बीमारी हो सकती है। प्रोस्टेट की बीमारी दो तरह की परेशानी होती है। या तो जब पेशाब जमा हुआ है तब आपको तकलीफ़ हो सकती है, और नहीं तो पेशाब करते समय तकलीफ़ हो सकती है, जिसको बोलते हैं स्टोरेज सिम्टम्स, और किसी को बोलते हैं वॉइडिंग सिम्टम्स। अब जब पेशाब जमा होता है तो उसमें कौन सी परेशानी हो सकती है, वो है आपका, वो हो गया स्टोरेज सिम्टम्स। स्टोरेज सिम्टम्स में क्या होगा, आपको जैसे बार बार पेशाब लगेगा, दिन में पेशाब लगेगा, आप आधे घंटे 1-1 घंटे पे पेशाब करने जाइएगा। वो क्यों होता है, जब पेशाब की थैली क्या होती है, एक बार जब भर गई, आपको जब महसूस होता है तो ये सिग्नल भेजता है ब्रेन को, वो बोलता है पेशाब की थैली को खाली करो। तो यूजुअली नॉर्मली पूरी पेशाब की थैली खाली हो जाती है। अब माने अगर हम कि ये जो पेशाब की थैली है इसको भरने में 3 घंटे लगते हैं,
अब जब खाली हुआ तो आधा ही खाली हुआ या 1/3 खाली हुआ, तो जो 3 घंटे में भर रही थी 1 घंटे में भर जाएगी। तो जो 3-3 घंटे में आपको पेशाब लगा तो 1-1 घंटे में लगेगा। तो ये पेशाब करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार आपको 1 घंटे आधे घंटे बार बार पेशाब लगेगा, ये तकलीफ़ होगी। दूसरी तकलीफ़ क्या होती है, क्योंकि जब पेशाब की नली में रुकावट है, इधर से पेशाब नहीं जा रहा है, तो पेशाब की थैली मोटी होती जाती है, वो और ताकत लगाती है ताकि वो पेशाब निकाल सके। उसमें क्या होता है, ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। तो जैसे ही थोड़ा सा पेशाब जमा हुआ, पेशाब की नली अचानक से ताकत लगा दी, तो ऐसा लगता है आपको कि तुरंत पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर आप नहीं गए थोड़ी देर में पेशाब, तो कभी कभी पेशाब निकल भी सकता है। यूजुअली मेल्स में नहीं निकलता है, मगर ऐसा हो सकता है। तो इसको बोलते हैं अर्जेंसी, पेशाब जाने की तीव्रता। तीसरी चीज़ है नॉक्टूरिया, जो रात में बार बार पेशाब होता है। यूजुअली एक इंसान रात में 1 बार मैक्सिमम जगता है पेशाब करने के लिए, मगर ये जब बीमारी होती है तो रात में पेशाब बार बार लगता है, 2 बार 3 बार। इससे नींद भी डिस्टर्ब होती है, परेशानी होती है। तो ये सब समस्याएं हो गई जब पेशाब जमा होता है पेशाब की थैली में तब। अब दूसरी प्रकार की समस्याएं होती हैं, पेशाब जब करने आप जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं वॉइडिंग सिम्टम्स। वॉइडिंग सिम्टम्स में क्या है, जैसे आप पेशाब करने गए, आप तैयार है पेशाब करने के लिए, मगर पेशाब स्टार्ट होने में देरी हो रही है, उसको बोलते हैं हेजिटेंसी, स्टार्ट करने में तकलीफ़ हो रही है। उसके बाद जब पेशाब स्टार्ट हुआ तो आपको जो पेशाब की धार है वो पतली हो रही है, धीमी हो रही है, धीमी गति से, उसको बोलते हैं स्ट्रीम का कमज़ोर होना, पेशाब की धार कमज़ोर होना। तीसरी चीज़ है कि जब धार कमज़ोर हो गई तो आप पेशाब करने के दौरान आपको ताकत लगाना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं स्ट्रेन करना। फिर आपने पेशाब कर लिया, मगर आपको लग रहा है कि पेशाब मेरा पूरा नहीं हुआ, इसको बोलते हैं पेशाब अधूरा होना, इनकम्प्लीट वॉइडिंग। और चौथी चीज़ ऐसी भी हो सकती है, कभी कभी पेशाब की धार आई, तेज़ हुई, फिर कम हुई, फिर तेज़ हुई, इसको इंटरमिटेंट पेशाब होना बोलते हैं। आप घर में एक सिंपल सी चीज़ देख के भी आप काम कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ अगर खड़े हैं और यहाँ से पेशाब कर रहे हैं, तो पेशाब कितनी दूर गिरता है, मान लीजिए यहाँ गिरता है, न यहाँ गिरता है, न यहाँ गिरता है, न कि दूर गिरता है। तो ये नॉर्मल है जो जवानी में था। जैसे जैसे उम्र होती है, रुकावट बढ़ती जाती है, तो पेशाब गिरने की ये पैर के पास पेशाब गिरने लगता है। और जब पैर के पास गिरता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ रुकावट है और आपको एक यूरोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये तो हुआ कि क्या क्या समस्याएं होंगी जब आप ये सोचेंगे कि हाँ आपको प्रोस्टेट की बीमारी है। अब जब ये बीमारी होती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वो हो सकता है आपको एक चार्ट दें, कुछ यही चीज़ें जो समस्याएं बताएं वो आपको एक कागज़ में भरने के लिए दें। उससे एक स्कोर निकलता है जिसको बोलते हैं IPSS स्कोरिंग। उस स्कोरिंग के हिसाब से और आपके फॉर्म जो फिल किए हैं उसके हिसाब से स्कोर निकलता है, जिससे बताते हैं कि आपके सिम्टम्स कितने कम हैं, ज़्यादा हैं या बहुत ज़्यादा हैं, मतलब माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर सिम्टम्स हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। ये सब होने के बाद आपका एग्जामिनेशन किया जाएगा, आपकी जांच की जाएगी। जांच में यूजुअली आपके पेशाब के रास्ते को देखा जाता है कि कहीं कोई और तो परेशानी नहीं है, कुछ और तो रुकावट नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि आपके लैट्रिन के रास्ते से एक प्रोस्टेट को उंगली से जांच करके देखा जाता है कि उसमें कोई गांठ तो नहीं है या प्रोस्टेट का साइज़ कितना बड़ा है। ये देखने के बाद कुछ जांच लिखी जाती है आपको। जांच यूजुअली पेशाब की जांच होती है, जो कि देखने के लिए कि कभी इन्फेक्शन तो नहीं है। यूजुअली अगर पेशाब में इन्फेक्शन भी होता है तब भी ये सब जो समस्याएं हैं इनमें से कुछ आपको आ सकती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेशाब की जब समस्याएं हो तो प्रोस्टेट के कारण ही हो, इन्फेक्शन भी हो सकता है, मगर यूजुअली इन्फेक्शन का कुछ न कुछ कारण रहता है, या तो प्रोस्टेट के कारण, नहीं तो पेशाब की नली के कारण कुछ न कुछ परेशानी होती है। उसके बाद आपको एक मशीन में पेशाब करवाने का एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं यूरोफ्लोमेट्री, वो आपको करवाने के लिए भेजा जा सकता है। उसमें जैसे अभी मैंने जो चार्ट बना के बताया कि पेशाब पैर के कितनी पास गिर रहा है या कितना दूर गिर रहा है, वो हो गया विजुअल यूरोफ्लोमेट्री। और आपको जो डिजिटल मशीन द्वारा जांच होती है उसको बोलते हैं यूरोफ्लोमेट्री मशीन से। तो उसमें आपकी फ़्लो कितनी है, एवरेज फ़्लो कितना है, मैक्सिमम फ़्लो कितना है, कितना समय लगा आपको पेशाब करने में, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। यूजुअली जब फ़्लो 15 से कम रहता है या 10 से कम रहता है तो सिम्टम्स ज़्यादा हैं और आपको इलाज की ज़रूरत पड़ती है।
उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है। उसमें अल्ट्रासाउंड में एग्जैक्ट आपका प्रोस्टेट कितना बड़ा है वो देखा जाता है, और साथ में पेशाब करने के बाद कितनी पेशाब की मात्रा बच जाती है ये देखा जाता है। इसको बोलते हैं पोस्ट वॉइड रेसिड्यू। ये अगर ज़्यादा है तब भी समस्याएं पैदा करते हैं। जैसे आप सिंपल अगर नॉर्मल भाषा में बोले, आप बाथरूम में देखते होंगे एक कोने में अगर हमेशा पानी लगा रहता है तो काई जम जाती है। उसी तरीके से अगर पेशाब की थैली में भी अगर कुछ पेशाब हमेशा से बचा रहे तो गंदगी जो है उसमें बैक्टीरिया जो है जम जम के इन्फेक्शन पैदा करते हैं, तो परेशानी होती है। कभी कभी कुछ और भी समस्याएं हो सकती हैं इसके प्रोस्टेट के कारण या कुछ और के कारण। जैसे जो मैं बताया कि एक कम्युनिकेशन है, जैसे आपने यहाँ से स्विच दबाया, वो तार से वहाँ सिग्नल गया, फिर बल्ब जलता है, तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। वैसे ही पेशाब की थैली और नस, दिमाग से उसका इनपुट, और पेशाब की रास्ते में जो कंट्रोल यूनिट है वो सब, रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। कभी कभी इसमें भी गड़बड़ी आ सकती है। उसके कारण हो सकता है कि कभी आपको और एडवांस टेस्ट की ज़रूरत पड़े, जिसको बोलते हैं यूरोडायनेमिक स्टडी। वो बाकी चीज़ें बताता है। यूजुअली प्रोस्टेट के पेशेंट्स को यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। एक और टेस्ट होता है ब्लड का, जिसको बोलते हैं सीरम PSA। ये काफ़ी ज़रूरी टेस्ट है, मगर आज के दिन ऑपरेशन से पहले करना पड़ता है, और पेशेंट को आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये टेस्ट की ज़रूरत क्या है। यूजुअली प्रोस्टेट जब बढ़ता है तो दो तरह से बढ़ सकता है। एक नॉर्मली बढ़ सकता है जिसमें अंदर के जो गांठ हैं वो बड़े हुए हैं, और एक है कि बाहर की गांठ है। प्रोस्टेट में दो जोन होते हैं, एक अंदर का जोन होता है जिसमें कि आपको BPH या प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या होती है, और एक बाहर का जोन होता है जहाँ से कैंसर उत्पन्न होता है। तो इधर अगर हुआ तो डॉक्टर को जब एग्जामिन आपके करेंगे यूरोलॉजिस्ट, तो उसमें गांठ महसूस होगी, ऐसा परेशानी हो सकता है। तो उसमें भी यही सब समस्याएं होती हैं, मगर PSA टेस्ट करना पड़ता है। PSA अगर आपका बढ़ा हुआ है तो कैंसर की संभावना हो सकती है, उसके लिए कुछ और जांच करने पड़ सकते हैं। मगर अगर PSA नॉर्मल है तो यूजुअली अब आपको इलाज के लिए भेजा जाता है। अब जैसे बोला, इलाज के पहले बाकी चीज़ों को भी रूल आउट करना ज़रूरी है। कभी कभी एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर का मतलब जो आपको बताया कि जब पेशाब का रास्ता पतला हो गया प्रोस्टेट के कारण, या पेशाब के रास्ते में रुकावट हो रही है, तो पेशाब की थैली क्या करती है, मोटी होती है, वो और ताकतवर बनते जाती है और मजबूत बनते जाती है, और अल्टीमेटली मजबूत बनते बनते वो इतनी मजबूत हो जाती है कि वो किसी की बात नहीं सुनती है, थोड़ी देर में दब जाता है, ज़्यादा गुस्से करने वाली थैली जैसी बन जाती है। तो उसमें क्या होता है, ओवर एक्टिव हो जाता है वो, मतलब एक्टिविटी बढ़ गई उसकी, तो तुरंत वो दबेगा, तुरंत दबेगा तो पेशाब बार बार निकलेगा। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं वो ओवर एक्टिव ब्लैडर के कारण भी आ सकते हैं। दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है कि पेशाब के रास्ते में सिकुड़न भी हो सकती है, जिसको स्ट्रक्चर यूरेथ्रा बोलते हैं। अगर स्ट्रक्चर भी है तब भी ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपके जो यूरोलॉजिस्ट हैं वो रूल आउट करेंगे पहले। कभी ये भी हो सकता है कि पेशाब की थैली में मजबूती ही नहीं है, वो कमज़ोर पड़ गई है, वो दबाव नहीं बना पा रही है पेशाब निकालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें के लिए और कुछ टेस्ट होते हैं, ये सब चीज़ें भी एक्सक्लूड रूल आउट करनी पड़ेगी आपके ट्रीटमेंट के लिए। अब जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी सीवियरिटी देखी जाती है कि आप कितने परेशान हैं, या कितना सीवियरिटी है, या कितना रुकावट है, उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट के इलाज के ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक तो है कि अगर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। अगर ज़्यादा रुकावट नहीं है, कुछ एक बार इन्फेक्शन हुआ वगैरह, तो वो आपका और आपके फिजिशियन का और जो यूरोलॉजिस्ट हैं उनका डिसीजन है। कभी कभी ओवर एक्टिव ब्लैडर भी होता है, जो कि चाय कॉफ़ी पीने से या ज़्यादा पानी पी रहे हैं इसके कारण हो सकता है ये सब सिम्टम्स। तो कुछ बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करके, एक्सरसाइजेस करके, या इंतज़ार करने से, जब सिम्टम्स बहुत कम रहती हैं, प्रोस्टेट उतना बड़ा नहीं है, मगर ये आपकी जो डेली की दिनचर्या है इसके कारण आपके सिम्टम्स आ रहे हैं पेशाब की, तो इंतज़ार करने से और ये सब बिहेवियरल मॉडिफिकेशन और साथ में एक्सरसाइजेस करने से कुछ राहत मिलती है। अब अगर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो उसके लिए, अगर छोटा है तो दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, अगर रुकावट कम है जो दवाई से चल सकती है, मतलब मॉडरेट सिम्टम्स में दवाई से काम चलता है। दवाई के बाद भी देखनी पड़ती है कि कितना सुधार हो रहा है, आप सिम्टम फ्री हैं कि नहीं। सिम्टम फ्री हैं तो दवाई से ही चलेगा,
दवाइयों में यूजुअली एक या कॉम्बिनेशन की दवाई चलती है जो कि आपको मिनिमम 6 महीने या हो सकता है कि जब तक लाइफ लॉन्ग भी खानी पड़े। लास्ट जो उपाय होता है वो होता है आपका सर्जरी, जिसको बोलते हैं TURP। अब TURP करने के 4-5 तरीके हैं। यूजुअली हम लोग TURP सर्जरी होती है तो जैसे ये बढ़ा हुआ है तो इसको अंदर जाके एक मशीन होती है जो कि यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाके पेशाब के रास्ते जाके और इसको अंदर ही इतना जो है इधर से ये काट के निकाल देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में निकलता है। इसको बोलते हैं TURP। ये मशीन से होता है। मशीन से अभी आजकल एक फैंसी टर्म आ गया है लेज़र। तो सारे प्रोस्टेट का ऑपरेशन लेज़र से नहीं होता है, वो मशीन से होता है, बिजली के तार से होता है। लेज़र से भी ऑपरेशन होता है मगर उसमें आपका खर्च ज़्यादा पड़ जाएगा। लेज़र से सेफ्टी ज़्यादा अच्छी होती है, ब्लीडिंग कम होता है, मगर उसका ऑपरेशन है TURP बोलते हैं इसको। अंदर पेशाब की नली से जाके और जो बढ़ा हुआ भाग है जो रुकावट कर रहा है उसको काट के निकाल दिया जाता है। उसके बाद आपके पेशाब की नली में एक पाइप रहती है, जो पाइप 1 या 2 दिन में निकाल दी जाती है। यूजुअली 3 दिन वेट करते हैं, कोई 5 दिन भी वेट करते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी यूरोलॉजिस्ट किस तरह से काम कर रहे हैं उस पर। अब इस परेशानी से या BPH की परेशानी से समस्याएं क्या हैं? अभी तो आप समझें कि हाँ क्या है, इलाज क्या है, परेशानियां क्या होती है, मगर खतरे क्या हैं? खतरा ये है, जैसे मैं पहले बता रहा था, मान लीजिए कि यहाँ रुकावट है। जैसे किचन सिंक का बात समझिए, अगर किचन सिंक के आउटलेट में रुकावट होगी तो पानी क्या होगा, जमा होगा। जब सिंक में पानी जमा हो जाएगा तो पानी कहाँ जाएगा, फिर बाहर फ्लो करेगा। तो यहाँ पानी का स्रोत यहाँ पे है, तो जब यहाँ पानी पेशाब जमा होने लगता है तो फिर ये प्रेशर ऊपर जाता है। ये प्रेशर ऊपर जाता है तो आपके जो पेशाब की नली है, ये यूरेटर है, ये बड़ा होता है, ये मोटा होता है। उसके बाद किडनी में प्रेशर जाता है, किडनी मोटी होती है, फिर ये किडनी पेशाब बनाने की क्षमता कम हो जाती है, अल्टीमेटली दोनों किडनी ख़राब हो जाती है। तो ये बहुत ही प्रिवेंटेबल कॉज है किडनी फेलियर का और आराम से ट्रीटमेंट हो सकता है इसका। तो ये सबसे ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, पेशाब की थैली अगर ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा दिन तक है तो पेशाब की थैली मोटी हो सकती है और ओवर एक्टिव ब्लैडर्स के सिम्टम हो सकते हैं। और तीसरी चीज़, ट्रीटमेंट रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जो कि यहाँ मैं एम्फेसिस देना चाहता हूँ कि यहाँ ट्रेंड यूरोलॉजिस्ट का रोल होता है। क्योंकि अगर ट्रेंड यूरोलॉजिस्ट नहीं है, आप कहीं और से सर्जरी करा रहे हैं, तो कुछ परेशानी आ सकती है। जैसे कि पूरा अगर भाग काट के नहीं निकाला गया तो फिर से वो बढ़ सकता है, दोबारा आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। या ऑपरेशन के समय ये जो कंट्रोल यूनिट रहता है, अगर ये डैमेज हो गया तो पेशाब आपका कंट्रोल चला जाएगा, हमेशा पेशाब टपकते रहेगा। और तीसरी चीज़ जो है, जो कि माइनर है, मैनेजेबल है, ऑपरेशन के दौरान थोड़ी ब्लीडिंग होती है। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कुछ मदद हो पाई आपकी इस कोविड के दौरान। बहुत कठिन दिन चल रहे हैं, कठिन समय चल रहा है। घर में रहिए, मास्क पहन के रहिए, ध्यान रखिए लोगों का। ये भी एक बुरा वक्त है, ये भी पास हो जाएगा। और कुछ भी परेशानी हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।